Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6. और ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि हमारी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो दो पोर्शन के ऊपर डिवाइड है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आधा पेपर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा और आधा पेपर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा। तो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये उसका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था। ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि स्टडी ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आपको कंपाउंड्स मिलते हैं उसके बारे में स्टडी करना, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास प्लांट्स आ गए एंड एनिमल्स आ गए। अब प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी में जितने भी किस्म के केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ना, वो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो लेबोरेटरी में बन गए। मिसाल के तौर पे लैब के अंदर क्या हुआ कि आपका NH4 CNO अमोनियम साइनाइड के जरिए से हीट करके आपके पास NH4 CnH2 डबल बॉन्ड O यूरिया बन गया आपका। अब यूरिया जो एनिमल बॉडी के लीवर में बनता है अब लैब में भी बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के जरिए से अमोनिया गैस बन गई हैबर बॉश प्रोसेस पे। इंडस्ट्रीज के अंदर अमोनिया भी बन गया। इसी तरीके से आपके पास एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH जो सिरके में होता है, एसिटिक एसिड, ये भी आपका लैब में बन गया। तो लेटर ऑन हुआ ये कि हम तो ये समझते थे कि कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, वो हम बना नहीं सकते या वो हमें बॉडी के बाहर बन नहीं सकते। लेकिन जब हमने देखा कि वो कंपाउंड्स तो लैब में बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूरिया, अमोनिया, अल्कोहल या आपके पास ये एसिटिक एसिड वगैरह, ये वो कंपाउंड्स हैं जो आपके लिविंग बॉडी से ताल्लुक रखते थे, अब ये लैब में भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड कॉन्सेप्ट का तो डिनाई हो गया, ओल्ड कॉन्सेप्ट तो खराब हो गया, ओल्ड कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। तो इसलिए फिर न्यू कॉन्सेप्ट आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बन गई। इस न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या काम किया, हमने वो जो पुराने कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन थी ना, कौन सी वाली, स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि
जो आपके पास ओल्ड कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन थी उसको आपने बायोकेमिस्ट्री को दे दिया, यानी कि अब हम स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नई डेफिनेशन बनाई है उस नई डेफिनेशन से हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक हटा दिया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन बनी, क्या डेफिनेशन बनी कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, दैट डील्स with the study about hydrocarbons and their derivatives, यानी कि अब हम हाइड्रोकार्बन्स और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में, इस कंपाउंड्स की स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास हो गई, क्या कहते हैं उसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जो पहले हम ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे, ठीक है, तो लाजिम सी बात है प्लांट्स और एनिमल से जो हमें मिलते थे उसको हम कहते थे वाइटल फोर्स, लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई ये तो लेबोरेटरी के अंदर भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें कंपाउंड्स मिलते थे, इसको हम कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी के तहत हमने ये बात पढ़ी थी। तो बाद में पता चला कि वाइटल और फॉल्स थ्योरी जो है ये तो फॉल हो गई, यानी कि गिर गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि ये जो हम बता रहे थे ना कि यूरिया जो बना था, ये जो आपका यूरिया बना था, ये आपके एक साइंटिस्ट ने बनाया था, उसका नाम था होलर, होलर ने बनाया था ये। ठीक है, तो उसने जो है वो ये क्या कहते हैं अमोनियम साइनेट ये बना दिया था उसने। ठीक है, इसी तरीके से फिर बाद में जो है वो यूरिया भी बना था। तो ये तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स की स्टडी, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब अगली हमारे पास जो हेडिंग है वो है सोर्सेस, कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके सोर्सेस क्या हैं, किन किन सोर्स से यह हमें हासिल होते हैं। तो नंबर 1 हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स, सही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि लाजिम सी बात है ये वाले कंपाउंड तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो मिलते ही है ना, जो पुरानी हमारी डेफिनेशन थी, तो उसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन कंपाउंड से तो ताल्लुक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोयला, ये भी आपका जो है वो कार्बन है। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास नेचुरल गैस, जो आपकी कुदरती गैस है, ये भी हमारे पास सोर्स है, CH4 मीथेन होती है ये, इसके अंदर इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। फिर उसके बाद आपके पास पेट्रोलियम है, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खाम तेल, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कितने किस्म के लिक्विड मटेरियल्स होते हैं और गैस मटेरियल होते हैं। इसके अंदर आपको मीथेन गैस भी मिलेगी, जब आप इसको रिफाइन करेंगे इसमें से आपको पेट्रोल भी मिलेगा, इसमें से आपको वो भी मिलेगा,
कैरोसिन, ठीक है जी। इसमें आपको जो है वो डीजल भी मिलता है, इसमें आपको मोबिल ऑयल भी मिलता है, इंजन ऑयल जो होता है, सही है। और कुछ रेसिड्यूज भी आ जाते हैं। रेसिड्यूज का मतलब कुछ बचे हुए मटेरियल्स। ये आपका कार्बन भी होता है, वैक्स भी होता है, ग्लिसरीन भी होता है, ये आपके रेसिड्यूज में आते हैं। अब ये जो आपका पेट्रोलियम है, जो जमीन से तेल निकलता है, इस तेल के अंदर कई किस्म के आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब ये कंपाउंड्स आते किस तरह हैं कि ये जो आपका पेट्रोलियम है, ये ये असल में 60 कार्बन की एक चेन होती है। इसको जब हम हीट अप करते हैं, सही है, कहाँ करते हैं हीट अप? ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। तो फिर उसमें से हम थोड़े थोड़े कार्बन के टुकड़े अलग अलग करके कोई ना कोई न्यू मटेरियल बना देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये जो आपकी गैस है, मिथेन गैस, ये बेसिकली है क्या? ये मिथेन गैस है आपकी तकरीबन C4 से C10 तक, ठीक है। पेट्रोल जो है ये आपका C6 से C10 तक की चेन होती है। ये आपकी कैरोसिन, आपकी मट्टी का तेल 19 से लेके 38 तक की, इस तरह डिफरेंट कार्बन जो है उनकी चेन जो है वो आपकी डिफरेंट किस्म के मटेरियल बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो ये तो हमारे पास एक सोर्सेस आ गए। अब ये जो हमारे पास पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, तो ये रिफाइनिंग कैसे हुई कि 60 कार्बन की जो चेन थी हमारे पास, उसको हम तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे हम कैसे? हम इसको डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज कैसे करेंगे? बाय हीटिंग, हीटिंग करके। लाजिम सी बात है, किसी न किसी टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे। जैसे इसका टेम्परेचर होता है 250 से 400 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे ऊपर वाले का टेम्परेचर होगा आपका कम होगा, ये होगा आपका, इसका टेम्परेचर होता है तकरीबन 30 डिग्री तक, तो इसका टेम्परेचर होगा आपका 30 से 200 डिग्री तक। इस तरीके से जो है वो टेम्परेचर चेंज होते जाते हैं। तो फिर कार्बन की जो चेन है वो टूटती जाती है, और टूटती जाती है तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। वो पेट्रोल हो, केरोसिन हो, ग्लिसरीन हो, मिथेन हो, वैक्स हो, डीजल हो, XYZ कुछ भी हो, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस आती हैं इस चैप्टर से रिलेट करते हुए। जैसे नंबर 1 हमारे पास आती हैं पॉलीमराइजेशन। अब जैसे हमारे पास पहली हेडिंग है पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन बेसिकली होता क्या है? मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर molecules to form a single layer, या सिंगल लेयर भी हटाएं आप ये वर्ड, टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, सही है। इज कॉल्ड पॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है, ठीक है जी। पॉलीमराइजेशन बेसिकली होता क्या है? आपके पास छोटे छोटे से मॉलिक्यूल, ठीक है,
ये सब मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए तो जुड़ने के बाद ये एक सिंगल यूनिट बना देंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बना देंगे। इसको हम कहेंगे पॉलीमर, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास इस पॉलीमराइजेशन की जो टाइप्स हैं वो कितनी है। नंबर 1 टाइप कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और नंबर 2 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, यानी कि मोनोमर मिलके पॉलीमर बना ले, उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे आपके पीवीसी के पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, सही है। या मिसाल के तौर पे हम एक कंपाउंड ले लेते हैं इथाइलीन, CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड CH2। अब अगर ये बहुत सारे जुड़ जाएं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रैकेट में N डाल दें, N का मतलब है तो बहुत सारे, तो इसको हम कहेंगे पॉली इथाइलीन। ठीक है, और ये पॉली इथाइलीन से जो है ना वो हम बैग्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स जो होते हैं ना, पॉलीथीन बैग्स, वो हम बनाते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन का काम है। ठीक है, अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास दो डिफरेंट किस्म के मोनोमर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमर बना देते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये वाली आपकी एग्जांपल थी एडिशन की। कंडेंसेशन में क्या होता है कि टू डिफरेंट मोनोमर कंडेंस टू फॉर्म पॉलीमर। दो डिफरेंट मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसके अंदर आपके पास प्लास्टिक्स की टाइप्स हैं, वो आपकी डिफरेंट किस्म के मोनोमर से मिलके एक नई किस्म का प्लास्टिक बनता है। आप देखें, आपका ये भी प्लास्टिक होता है, जिससे आपका पेन, आपकी क्या कहते हैं पॉइंटर वगैरह के जो कवर होते हैं वो भी तो एक प्लास्टिक ही है। एक प्लास्टिक होता है आपके मोबाइल के पाउच, वो भी तो प्लास्टिक ही है, सही है। मोबाइल का बैक कवर वो भी तो प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक वो होता है जो आपके एसी का कवर होता है या टीवी का बैक कवर होता है, वो भी तो प्लास्टिक है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट किस्म के पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है ना, तो इसलिए जो है वो हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसमें मैं आपको हाइड्रोकार्बन की टाइप्स बताऊंगा, और टाइप्स बताने के साथ फिर मैं आपको जो है वो आ, इनके फैमिलीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब हम चूंकि हाइड्रोकार्बन की क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो आप देखो हाइड्रोकार्बन कहते किसे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के बनने वाले कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की जो आपकी टाइप्स है ना, ये आपकी दो किस्म की होती है। एक कहलाती है एलिफेटिक, इस एलिफेटिक को बाज दफा बाज लोग इसको कहते हैं ए साइक्लिक, और बाज लोग इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक। अच्छा, बायो के अंदर एक तर्ज होता है, अगर किसी चीज की एब्सेंट होती है ना तो उसके आगे ए लगा देते हैं। जैसे साइक्लिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज साइकिल फॉर्म में हो, उसे साइक्लिक कहते हैं ना। और ए साइक्लिक का मतलब है जो कोई चीज साइकिल फॉर्म में ना हो। इसलिए आप ए साइक्लिक बोले या नॉन साइक्लिक बोले, बात तो एक ही है।
तो एक आपकी जो टाइप है उसको आप एलिफैटिक बोलते हैं, ए साइक्लिक बोलते हैं या नॉन साइक्लिक बोलते हैं। दूसरी टाइप कहलाती है आपकी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये जो साइक्लिक है ये भी मजीद दो किस्म में टूटती है, एक कहलाती है एली साइक्लिक और एक कहलाती है एरोमेटिक। अब जरा इसको समझिएगा ये है क्या। ये जो आपके एलिफैटिक साइक्लिक है ना, ये बेसिकली होते क्या है, ये मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं। ये होते क्या है कि इसमें कार्बन बाउंड विथ अदर कार्बन इन इन चेन, यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक चेन फॉर्म में होगा। और साइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन बाउंड विथ अदर कार्बन इन रिंग और साइकिल, यानी कि उसमें कार्बन रिंग या साइकिल फॉर्म में होगा। अब हम आपको देंगे कुछ एग्जाम्पल ताकि समझ में आए। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 3 कार्बन की, सही है। मेरे पास ये 3 कार्बन थे, ये तीनों कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड तो बना दिए, लेकिन इन्होंने एक चेन फॉर्म में बनाया। अब 3 की जगह 4 कार्बन भी हो तो ये इस तरह बॉन्ड बना देंगे, है ना भाई। तो ये चेन फॉर्म में बॉन्ड बनाया ना इन्होंने। याद रखिएगा कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इसने अब तक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो इस पहले वाले कार्बन के अभी 3 वैलेंसी खाली है, दूसरे वाले कार्बन की 2 खाली है क्योंकि 2 वो आमने सामने कार्बन से बना चुका, तीसरे वाले कार्बन की भी 2 खाली है क्योंकि आमने सामने से बना चुका, और चौथे वाले कार्बन की 3 खाली है क्योंकि वो सिर्फ एक कार्बन से बना चुका। तो अब यहां पर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बना C4 और H 3 तो 5 6 7 8 9 10, सही है। इसको हम कहेंगे, इसका नाम है ब्यूटेन। या हम बाद में पढ़ेंगे कि ये नाम मैंने क्यों रखा। बस अभी आप ये देखें कि C4H10 का ये एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने कार्बन को एक चेन फॉर्म में जोड़ा, तो ये हुआ हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, जरा उस एग्जाम्पल को देखिएगा। 4 कार्बन है लेकिन चौथा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, चौथा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा। अब आप बाकी जगहों पे हाइड्रोजन लगा दें, यहां 3 खाली थे तो 3 हाइड्रोजन, यहां 2 खाली थे तो 2 हाइड्रोजन, यहां इस कार्बन के इर्द गिर्द 3 बन चुके हैं, 1 खाली है, इसके 2 बन चुके हैं तो 2 खाली। ये आपका फॉर्मूला बना C4H8, इसका नाम है ब्यूटीन। ये बाद में बताऊंगा नाम मैं क्यों रख रहा हूं। अब आप गौर से देखेंगे कि एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। 4 कार्बन को फिर मैं चेन फॉर्म में ले रहा हूं, लेकिन दिस टाइम मैं एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं तो इसके साथ 3, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ 2, इस तीसरे वाले कार्बन के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, और चौथे वाले के साथ 1 हाइड्रोजन जाएगा।
ये स्ट्रक्चर बना C4H6, इसका नाम है ब्यूटाइन। सही है, इसका नाम है ब्यूटाइन। अब आप गौर से देखिएगा कि ये जो मैंने अभी जो बाद में जो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी आपके चेन फॉर्म है। तो इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये भी आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, पहले वाला भी एलिफेटिक है और दूसरा और तीसरे वाला भी एलिफेटिक है, इन दोनों में फर्क क्या है? अब इन दोनों में फर्क है बॉन्ड का। पहले वाले में कार्बन 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 सबके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, तो ऐसे वाले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं विच कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। और ये जो आपके पास एग्जाम्पल 2 और 3 है, इसके अंदर डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अब आप देखें हाइड्रोकार्बन की पहली टाइप एलिफेटिक हमने डिस्कस कर ली। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की क्या निशानी है कि कार्बन चेन फॉर्म में होगा, अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर उस कार्बन बॉन्ड के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में कार्बन हमारे पास अब चेन फॉर्म में नहीं है बल्कि साइकिल फॉर्म में, तो ये कहलाएगा साइक्लिक, जिसके अंदर आपके पास सिंगल बॉन्ड है। या ये देखें रिंग फॉर्म में कर लें, ये रिंग फॉर्म में है, ये भी साइक्लिक कहलाता है, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा साइक्लिक या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जो चेन ना हो बल्कि रिंग हो या साइकिल हो, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो अब ये बन जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सही है भाई? तो आज का टॉपिक यहां पर एंड करते हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स हैं एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक भी दो किस्म के हैं, अगर चेन फॉर्म में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एलिसाइक्लिक, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो एरोमेटिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल है तो आप पूछ ले, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूं।